नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि जो बच्चे सिर्फ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपका राजनीतिक शास्त्र विषय पढ़ना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि हम सीधे डायरेक्ट लेसन 5 पे कैसे आ गए कक्षा 8 में। तो उनका डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो कक्षा 8 में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो लेसन नंबर 5 से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका न्यू एनसीईआरटी उसमें तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में कंबाइन कर दिए गए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टार्टिंग के 4 लेसन कहाँ गए। आपके स्टार्टिंग के 4 लेसन, पहला तो भूगोल से संबंधित था और आगे के 3 लेसन जो आपका इतिहास है ना, हिस्ट्री, उससे संबंधित थे। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं ये 8th क्लास की, तो एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास चैनल सर्च कीजिए, उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट अध्याय मिल जाएंगे और आपको सभी के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और यदि आप एनसीईआरटी की सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी बाय विक्रम, ओनली एनसीईआरटी बाय विक्रम, जिस प्लेटफॉर्म पे शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको अलग अलग करके इनको डिवाइड कर रखा 6 से लेके 12 तक। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली के बारे में कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। मताधिकार होता है वोट डालने का अधिकार। सार्वभौमिक मतलब प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार होता है ना, बिना किसी भेदभाव के, उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार समझ में आ गया कि किसी भी देश के नागरिक को, नागरिक शब्द किया आपका, ये मान लीजिए वयस्क नागरिक को अगर वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, तो उसको बोलेंगे सार्वभौमिक मताधिकार। पाठ में हम डिटेल से इसमें जानेंगे और हमें पढ़ना है भारत की निर्वाचन प्रणाली कि भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो संविधान बनाया गया था उसमें आपके संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बीच में बहस हो रही थी। तब से जो आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, उन्होंने कुछ वक्तव्य कहा था भारतीय के लोकतंत्र के बारे में। तो ये कह रहा है कि भारत ने आम व्यक्ति पर अपार विश्वास प्रकट करते हुए भी, क्योंकि भारत ने ना, जो भारत का जो लोकतंत्र है इसमें जो सरकार चुनने का जो सीधा अधिकार है वो जनता को दे दिया कि जनता वोट डालेगी और सरकार चुनेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि आम व्यक्ति पर अपार विश्वास प्रकट करते हुए लोकतांत्रिक शासन की परम सफलता प्राप्त करते हुए वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि आपका सार्वभौमिक मताधिकार। तो इन्होंने कहा वयस्क मताधिकार भी, क्या कहा है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर, उसको मत का अधिकार। ये सिद्धांत भारत ने क्या किया, स्वीकार किया कि भारत में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होगा उसको वोट डालने का अधिकार है, शासन जो सरकार है वो चुनने का अधिकार है। इससे पहले विश्व में कभी भी ऐसा ऐतिहासिक प्रयोग नहीं किया गया और इससे पहले विश्व में किसी भी देश में इस प्रकार से अधिकार नहीं दिए गए आम जनता को कि सभी को बराबर वोट डालने का अधिकार दिया गया हो। आपको पैराग्राफ समझ में आया। देखिए, 3 लाइनें बताई गई, तीनों का मतलब आपको बता देता हूं कि एक तो पहली लाइन है कि भारत ने अपनी जनता पर अपार विश्वास प्रकट किया है, मतलब सारी शक्तियां जनता को दे दी है कि जो सरकार चुननी है वो जनता को चुननी है अपना वोट डाल के। ठीक है। दूसरा है, भारत ने जो लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत होता है ना, कौन सा होता है प्रमुख सिद्धांत लोकतंत्र का, आपको याद रखना है, वो होता है वयस्क मताधिकार का सिद्धांत। ठीक है। और तीसरी लाइन में बताया गया है कि विश्व में कभी भी ऐसा साहसिक प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब ऐसे जो अधिकार है वयस्क मताधिकार ये नहीं दिया गया किसी भी देश में। तीनों लाइनें क्लियर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत आपको पता चल गया इस लाइन में किया है, वो आपका वयस्क मताधिकार है। चलिए अब हम हमारे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। और मताधिकार क्या होता है, संविधान या सरकार द्वारा प्रदान किया गया अधिकार होता है मताधिकार। ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलिए, संविधान या सरकार द्वारा दिया गया आपके मत के प्रयोग का अधिकार। आपका जो वोट डालने का अधिकार है ना, उसको ही मताधिकार हम बोलते हैं।
तो सबसे पहले समझिए हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान निर्माताओं ने आरंभ से निश्चय कर लिया था कि वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता होगी। इसने कहा कि जो संविधान बनाने वाले थे ना, संविधान निर्माता, ठीक है, उन्होंने जब संविधान रूल लिख रहे थे हमारे देश के लिए, मतलब संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया, शुरुआत में ही, कि हम हमारे जनता को क्या देंगे, मताधिकार देंगे, वोट डालने का अधिकार देंगे, मतलब सरकार चुनने का अधिकार देंगे। अब सरकार चुनने का अधिकार लोगों को देना था, फिर उन्हें देना था कि किस प्रकार से अधिकार दें भी, ठीक है, कि मान लेते हैं कि पुरुषों को अधिकार दें सिर्फ सरकार चुनने का, या फिर अमीरों को दें, या फिर पढ़ो लिखों को दें, या फिर अनपढ़ों को अधिकार न दें वोट डालने का, कि वो सरकार क्या चुनेंगे, गरीबों को अधिकार न दें। तो ये था कि उन्हें क्या था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया था कि वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता होगी। उन्होंने कहा हम न पढ़ाई देखेंगे, न हम गरीबी देखेंगे, न अमीरी देखेंगे, न आपकी जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, हमारी जो विशेषता होगी वो आपको ध्यान रखनी, वयस्क मताधिकार, कि अगर कोई 18 साल से ऊपर है, उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है, तो उसको मत डालने का अधिकार है भी, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार है और सभी मतों का समान मूल्य है। एक तो आपकी ये परिभाषा रहेगी सार्वभौमिक मताधिकार की, कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक, मतलब अडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एक वयस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार है और सभी मतों का समान मूल्य है, मतलब सभी मतों को समान समझा जाएगा, सभी वोटों को समान समझा जाएगा। ये नहीं कि अमीर का एक वोट गरीब के 4 वोटों के बराबर होगा, मतलब सभी मतों का समान मूल्य है। इसकी दूसरी परिभाषा है कि इस प्रकार जाति, मत, नस्ल, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय आदि का भेदभाव किए बिना 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत का अधिकार है, कि मतलब बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। इसको भी हम सार्वभौमिक मताधिकार कहेंगे भी। सार्वभौमिक शब्द का अर्थ यही है। आपको समझ में आ गया कि 18 साल से ऊपर प्रत्येक भारत के नागरिक को वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, इसी को हम बोलेंगे सार्वभौमिक मताधिकार। चीजें क्लियर, आपको आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएं कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। आप भेदभाव के तौर पर ये लिख सकते हैं कि बिना किसी जाति, मत, नस्ल, लिंग, धर्म, शिक्षा, आय के भेदभाव के। अब आगे बढ़ जाए, क्लियर होगा टॉपिक। एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराता चलूंगा और याद करवाता चलूंगा भी। भारत ने 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। चर्चा कीजिए क्या यह एक अच्छा निर्णय था? इसने कहा कि 1988 से पहले भी अब वयस्क अधिकार था ना, तो पहले क्या था कि 21 वर्ष थी वही आयु, कि जो 21 वर्ष है ना वो आदमी वोट डाल सकता था। लेकिन 1988 में क्या किया कि 21 वर्ष से घटाकर कह दिया कि 18 वर्ष का जो हो जाएगा वो वोट डालेगा भी, ठीक है। तो चर्चा कीजिए क्या यह एक अच्छा निर्णय है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में आदमी थोड़ा परिपक्व हो जाता है और अपने देश के बारे में वो सोच सकता है, बच्चा नहीं रहता। इसलिए जो 18 वर्ष की उम्र क्या है, वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। वरना वो 3 साल तो वोट ही नहीं डाल पाएगा, 19, 20, 21। आगे आपको बात समझ में कि पहली उम्र क्या थी कि 21 साल का जो व्यक्ति था वही वोट डाल सकता था। लेकिन 1988 में सरकार एक कानून पास किया, एक नियम बनाया, उसके अनुसार क्या था कि 1988 से जो 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता था, तो उसका आयु में कितना बदलाव कर दिया कि आगे से 18 वर्ष की आयु में आपका वोटर आईडी कार्ड बनने लगेगा और आप वोट डाल सकेंगे। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 21 वर्ष जो वोट डालने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो है 1988। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भी आपको याद रह जाएगा, ये देखिए यहाँ से 18 बन रहा है ना, 18, तो आप यहाँ से 18 19 याद सकते हैं कि 18 से इस प्रकार से बदला गया। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला, मतलब बिल्कुल नींव है भारतीय लोकतंत्र की। लोकतंत्र अगर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होगा, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, तो लोकतंत्र क्या होगा?
आपको कंफ्यूज नहीं होना। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। अगर लोगों को ही वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो लोगों का शासन कैसे होगा भाई? ठीक है। लोकसभा प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा और गांव में, शहरों में स्थानीय चुनाव सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित होते हैं भी। ठीक है। अब देखिए किस किस के चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव। हम आगे पढ़ेंगे चीजें होती क्या है भी। गांव एवं शहरों में स्थानीय चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होते हैं। ये अनुच्छेद कौन सा संविधान में नियम बना रखा 326 के अनुसार कि ये जो चुनाव होंगे लोकसभा के, आपके विधानसभा के चुनाव होंगे, आपके गांव में सरपंच चुना गया होगा, आपका सांसद चुना गया होगा, आपने वोट डलते हुए देखे होंगे। तो जो आपने वोट डलते हुए देखे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए डलते हुए देखे होंगे। और इनका चुनाव कैसे होता है? सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार होता है। और ये नियम लिख रखा संविधान अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद होते संविधान में, तो अनुच्छेद 326 में लिख रखा है कि ये जो चुनाव होंगे ना, तो ये किसके अनुसार होंगे? सार्वभौमिक मताधिकार के प्रयोग के द्वारा होंगे। याद रखें कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से मतदान नहीं कर सकता। और इसमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति दूसरे के मत का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे आप हैं, आप ये नहीं कि मेरे भाई का वोट डाल के मैं आऊं, कि जो उस व्यक्ति को अधिकार मिला मताधिकार का प्रयोग, वो व्यक्ति स्वयं के लिए ही कर सकता है। कोई दूसरे के लिए मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, दूसरे के मत के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब दूसरे का वोट नहीं डाल सकता। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपको पहली बार मत देने के लिए कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? मतलब 18 साल की आप कब हो जाएंगे? जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि 18 साल के होते ही वोट डाल सकते हैं, आपको 18 साल के होने के बाद ये भी प्रतीक्षा, आप 18 साल के हो गए वोट डाल सकते हैं। और मान लेते हैं कि जब आप 18 साल के हुए तो उस समय कोई चुनाव नहीं है भी। ठीक है। तो आपका 1 साल के अंदर आपका चुनाव आ जाता है, 6 महीने के अंदर आपको लगभग 1 साल के अंदर वोट डालने का मौका मिल जाता है। हो सकता है कि खुशकिस्मती तो वोट बनते ही कोई चुनाव आ जाए। पहली कंडीशन आपको 18 साल का होना है, और दूसरी कंडीशन है कोई चुनाव आपका होना चाहिए, चाहे वो आपका लोकसभा का चुनाव है, चाहे आपका राज्य केंद्र विधानसभा का चुनाव, या फिर गांव या शहरों में आपके सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं ना, इसका चुनाव आए तभी आप वोट डाल पाएंगे। और अब आप अंदाजा लगाइए, अपने पेरेंट्स से पता कर लीजिए कि पहले आप 18 के कब होंगे और फिर चुनाव कब होंगे भी। अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। यद्यपि गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को मतदान करने से रोका जा सकता है। उसने कहा कि अपना निर्वाचन क्षेत्र, अब आप समझ रहे होंगे कि ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कक्षाएं बनाई हुई हैं अलग अलग पूरे स्कूल को संभालने के लिए, और उस क्लास में क्या है कि प्रत्येक क्लास का एक मॉनिटर है। ठीक है। अगर किसी क्लास का मॉनिटर का चुनना है तो उसी क्लास के जो व्यक्ति है वो वोट डालेंगे। तो हम मान लेते हैं ये देश निर्वाचन क्षेत्र, समझना। ठीक है। इस देश के हमने क्या कर दिए, इस देश को 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्या होगा कि ये ना हर क्षेत्र की क्या है, एक बनेगी आपकी मतदाता सूची, जिसको हम वोटर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। ध्यान से समझना इस बात को, सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। वोटर लिस्ट। अब इस क्षेत्र से जिस प्रतिनिधि का चुनाव होगा, ये जो 3 क्षेत्र वाले लोग हैं ना, इस क्षेत्र में प्रतिनिधि का चुनाव होगा, मतलब कौन इसको रिप्रेजेंटेशन देगा भी। ठीक है। मान लेते हैं गांव है, ठीक है, आपको इस गांव का सरपंच बनना है। क्या बनना है? सरपंच बनना है। इस गांव के सरपंच बनने के लिए जो वोट डालेंगे ना, तो वो वही लोग डालेंगे जो इस 3 नंबर गांव की वोटर सूची में जिनका नाम है भी। आपको आई बात समझ में? ठीक है। ये नहीं कि 4 नंबर गांव वाले यहाँ डाल देंगे। वोट कौन डालेंगे? जो इस 3 नंबर जो गांव है इसकी वोटर सूची में जिनका नाम है ना, वही इसके लिए वोट डाल पाएंगे। 6 के लिए 6 की जो वोटर सूची में जिनके नाम है। इसी प्रकार मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो उस जो विधानसभा की जो क्षेत्र में है ना, जो जितने भी लोग हैं, तो वही उसकी वोटर लिस्ट में जो होंगे वही वोट डाल पाएंगे। एक बार निर्वाचन क्षेत्र आपको समझ में तो आ गया होगा, एक बार यहाँ और देख लीजिए। वह क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं।
आपको बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन दे रखी है कि वह क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनते, वह क्षेत्र जिसके लिए हम क्या है प्रतिनिधि चुन रहे हैं। ठीक है, अगर गांव के लिए चुन रहे हैं तो हमारा गांव निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, अगर जिले के लिए चुन रहे हैं तो जिला निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, यदि हम विधानसभा के लिए चुन रहे हैं तो विधानसभा क्या हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। आपको आगे भी समझ, जिस क्षेत्र के लिए हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो आपका निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। मतलब जो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा वो अधिकारी होते हैं, चुनाव के अधिकारी, किसी आपकी ड्यूटी लगाई होती है, किस अधिकारी के पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते जाएंगे कि मैं 18 साल का हो गया हूं और मैं इस क्षेत्र में रहता हूं तो इस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर दीजिए। आपको आगे बात समझ में, यदि गंभीर अपराध में यदि आप दोषी पाए गए तो आपको मतदान करने से रोका जा सकता है। क्या आपको याद है कि भारत में 2024 की गर्मियों में आम चुनाव हुए थे, लगभग 98 करोड़ मतदाता लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के पात्र थे भी। ठीक है, आपको बता, आम चुनाव बोलते हैं जब हम हमारा प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हम चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, उसको बोलते हैं हम आम चुनाव। पूरे देश में वोट डाले जाते हैं। तो 2024 की गर्मियों में आम चुनाव हुए थे और 98 करोड़ कितने निर्वाचन क्षेत्र थे, मतलब हमारा देश कितने भागों में बटा हुआ था, ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा। 543 क्या है, 543 भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ शानदार, जो आपको पता है कि आप कहीं भारत को कितने भागों में बांटा हुआ है, 543। कितने भागों में, 543। तो आपका निर्वाचन क्षेत्र कोई सा आपका जिला होगा, तो उस जिले की जो वोटर लिस्ट है, अब आप कहेंगे सर, हम आपको एक लॉजिक बताता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लेते हैं आप यहाँ पे रहते हैं, इस हिस्से में, इस छोटे से गांव में रहते हैं। आप कहेंगे सर हमने तो जो नाम दर्ज करवाया था वो इस गांव के जब सरपंच के वोट थे ना, तो आपका नाम सबसे छोटी सूची में जोड़ा जाएगा आपके गांव की वोटर लिस्ट में। आपको आगे बात समझ, तो कहेंगे सर ये चुनाव तो हमारे जिले के हो रहे हैं और हमारा नाम किस में जोड़ा गया है, गांव की वोटर लिस्ट में, तो ये कैसे होगा। तो देखिए गांव किस में शामिल होगा, आपके तहसील में, मतलब आपका जो भी, कई जगह तहसील बोलते हैं, कई जगह खंड बोलते हैं, और खंड किसमें, जिले में। तो इस प्रकार आप इसकी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अब बात समझे, तो ये आपका निर्वाचन क्षेत्र जब आपका पूरे आम चुनाव है ना, तो आपका जिला या फिर 2-3 जिले मिला के उसको बोलते हैं हम लोकसभा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, लोकसभा क्षेत्र बनाया जाता है। तो वो पूरा क्षेत्र आपका निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। आपको आगे बात समझ, तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के पात्र थे भी। ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ था देश, 543। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, हमारे देश में जो लोकसभा क्षेत्र है वो कितने हैं आपके, 552। कितने हैं, 552 है। आपको आगे बात समझ में, उसके अलावा अब वोट किसके लिए डाले जाते हैं, ये डाले जाते हैं 543 के लिए। तो आप कहेंगे सर ये 7 और 2 9 कहाँ गए टोटल। ठीक है, इसमें क्या था कि कुछ क्षेत्र पे हमारा जो ऊपर जम्मू कश्मीर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें कब्जा कर लिया है, 2 हमारा राष्ट्रपति मनोनीत कर लेता है। उन सबको घटा के कि बाद में जब हम कभी बढ़ा देंगे ना इनको, जब हम कभी इनको बढ़ा देंगे, हमारा क्षेत्र अधिग्रहण कर लेंगे, फिर यहाँ से भी चुन के आने लगेंगे। 2 हमारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते, मनोनीत मतलब निर्वाचित का मतलब होता है उनका चुनाव होगा, मनोनीत मतलब डायरेक्ट आपका बना दिया जाता है कि राष्ट्रपति क्या है कि ये आदमी सही है, इनका जो व्यवहार देख के, जो काम देख के उनके, उनको बना देता है, एंग्लो इंडियन है आपका, और वो हटा भी दिए हैं अब की बार। ठीक है, शायद 2022 या 23 में संशोधन किया था सरकार ने, उनको हटा दिया था। मतलब अब मान लीजिए चुने कितने जाएंगे, 550 आज की स्थिति में। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा क्या है, आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से हम नहीं चुन सकते, इसलिए कितने चुने जाते हैं फिलहाल, 543। यदि कुल पूछे आज के टाइम पे तो 552 है। जल्द ही इनकी संख्या जो बढ़, ये आपके जो थे बनाए गए थे, ये भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बनाए गए थे। अब भारत की जनसंख्या और बढ़ चुकी है, अब इनकी संख्या और बढ़ेगी, जल्दी आगे शायद 2027-28 में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। चीजें क्लियर हुई आपको।
तो भारत में लगभग 2,50,000 से अधिक स्थानीय निकाय में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। तो भारत में जो स्थानीय निकाय है ना, जिसको आप ग्राम पंचायत बोलते हैं और ये बोलते हैं, ठीक है, नगर पालिका, तो इसमें कितनी है, 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। ये सभी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। मतलब जब भी इनका किसी का भी चुनाव होता है तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली लागू की जाती है। सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली मतलब जो भी वयस्क नागरिक है, जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और यदि उसका नाम मतदाता सूची में उस क्षेत्र की में, तो उसको वोट डालने का अधिकार है। आपको समझ में आ गई कंडीशन कि वोट डालने के लिए क्या कंडीशन है। एक तो क्या होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा उसका नाम जहां पर चुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। अब आपको कोई डाउट, मतदाता सूची समझ गए, ठीक है। इस विशाल कार्य का प्रबंधन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित प्रणाली का होना आवश्यक है। अब देखिए, पूरे देश के लोग वोट डाल रहे हैं, सभी जो देश के लोग कुछ क्या है कि प्रतिनिधि बनना भी चाहते हैं, चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। आप मान लीजिए अपने गांव के क्या है सरपंच बनना चाहते हैं, तो आप चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें क्या करने के लिए, उन्हें चुनने के लिए भी। जैसे आपकी क्लास है टोटल, तो आप क्या है, ये आपका क्लास है, आपका एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया छोटा सा, ठीक है। वहां मॉनिटर बनाना है, क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। तो टीचर आएगा, वो पूछेगा कि मॉनिटर कौन कौन बनना चाहते हैं, तो 2 बच्चों ने हाथ उठाया कि हम मॉनिटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब क्या है, वो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। तो वो उस टीचर कहेगा कि आप आगे आ जाओ, ठीक है। और वो पूछेगा कि अब बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि ए मॉनिटर बने। हम एक का नाम ए मान लेते हैं, तो कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे, तो मतलब वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रतिनिधि हैं आपके। फिर कहेगा कितने बच्चे चाहते हैं कि बी आपका मॉनिटर बने। फिर कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे, फिर टीचर उनकी कैलकुलेशन करेगा, जिसमें ज्यादा ने हाथ उठाया उसी को मॉनिटर बना दिया जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि वोट डलवाए जाते हैं कि आप मत का प्रयोग कीजिए। लेकिन ये तो क्लास में जो था वो आपको दिखा के कि सबको दिख रहा था कि किसने किसके लिए हाथ उठाया है, ठीक है, बी नाराज हो जाएगा। लेकिन आपका ये मत का प्रयोग होता है, ये गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतलब कि आप पर्ची पे नाम लिखेंगे या फिर मशीनें आ गई तो वोट दबा देंगे, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको वोट डाला है। फिर लास्ट में क्या, उन वोटों की गिनती होती है, जिस भी प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि हम नहीं बोलेंगे, जिस भी आपका उम्मीदवार बोलेंगे। प्रतिनिधि तो कब बनेगा, जीतने के बाद। पहले क्या है, वो उम्मीदवार। ये दोनों ए और बी क्या थे, आपके उम्मीदवार थे। यदि बी आपको ज्यादा वोट मिले तो बी क्या हो गया, आपकी क्लास का प्रतिनिधि हो गया। ऐसा ही सेम केस निर्वाचन क्षेत्र में भी होता है, ठीक। अब कहेंगे कि ये सारी व्यवस्था में करनी, पूरे देश के लोग वोट डाल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है, कैसी चीजें। अब इन चीजों को व्यवस्थित करना भी, संभालना भी। तो इसने कहा कि इस विशाल कार्य का प्रबंध निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से स्वतंत्र ढंग से सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित प्रणाली का होना आवश्यक है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन मत दे सकता है, चुनाव कितने प्रकार के, निर्वाचन प्रणाली क्या है। प्रणाली क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, क्या होती है, व्यवस्था होती है। परस्पर जुड़े परस्पर निर्भर तत्वों का एक समूह जो सामान्य उद्देश्य या कार्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब ये क्या होता है, कार्यों का समूह होता है जिसका उद्देश्य एक होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सारे स्कूल से रिलेटेड समझाऊंगा। जैसे क्या होता है, आपके स्कूल में होता है अभी, ठीक, उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना, ठीक है। कोई किस प्रकार से कार्य कर रहा है स्कूल में, कोई किस प्रकार से कार्य कर रहा है। मेन कार्य क्या है, आपको पढ़ाना है। आपको आगे बात में उसी प्रकार चुनाव में भी क्या है कि अलग अलग कार्य किए जाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वोटों को रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, कोई वोट की गिनती करेगा, ठीक है, कोई मशीनों को अरेंज कर रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं लगातार चलती रहती हैं एक साथ मिलके, और इनका मकसद क्या है, सिर्फ चुनाव करवाना, प्रतिनिधि को चुनना। ऐसी प्रकार की जो प्रणाली होती है ना, जिसमें अलग अलग कार्य एक साथ किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, एक होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रणाली। ये रहा परस्पर जुड़े या परस्पर निर्भर वाले तत्वों को एक समूह जिनका एक समान उद्देश्य या कार्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है।
अब देखिए आप बोलते हैं ना कि सर ऐसा क्या कर दिया कि 18 वयस्क मताधिकार से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 13% भारतीयों को मत देने का अधिकार था और उनके मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। हम पाठ्य पुस्तक के अन्य भागों में इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पूर्व सभी भारतीयों को वोट डालने का अधिकार नहीं था आजादी से पहले। जब हम आजाद हुए हैं, हमारा संविधान बना, तब हमें ये सारी चीजें मिली हैं। भारत में बहुत पहले महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान करने वाले आरंभिक देशों में था भी। ठीक है, ये कहा कि भारत में बहुत पहले महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान करने वाले आरंभिक देशों में था, मतलब महिलाओं को कई देशों में वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे देश ने स्टार्टिंग में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो मैं एक बात करता हूँ स्विट्जरलैंड को, जिसे आप बहुत विकसित भी समझते हैं और इस समय मॉडर्न कंट्री है। 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, आप याद रखें। महिलाओं ने अनेक देशों में इस मूल अधिकार को पाने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, मतलब उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन भी किया है भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं की मताधिकार की मांग के लिए अप्रैल 1913 में, मतलब महिलाएं क्या थी, वोट डालने का अधिकार मांग रही थी कि सरकार का चुनाव होना है, हमारे खुद के प्रतिनिधि चुनने हैं जो हमारे लिए काम करेंगे, तो हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए भी। ठीक है, अब मैं आपको तो आपको कैसे लगेगा कि आपकी क्लास का मॉनिटर चुनना है और लड़कियों को वोट डालने का अधिकार न हो। ठीक है, सेम केस में आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसके विपरीत प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि से देश की प्राचीन परंपराओं में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार स्वतंत्र भारत में महिलाओं को आरंभ से मताधिकार सुनिश्चित किया गया। ये मैंने आपको बता दिया कि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दे दिया गया। भारत में 1947 में लगभग 14% व्यक्ति साक्षर थे। कितने व्यक्ति? 14%, मतलब 100 में से 14 लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, जिसमें से लगभग 8% महिलाएं थी। ठीक है, 8% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। कुछ लोगों के अनुसार केवल साक्षर व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाना चाहिए। अपने समूह में चर्चा करें कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार देने का निश्चय क्यों किया? अब बात बहुत गहरी है अभी। ठीक है, ये कहता है कि भारत में सिर्फ 14% क्या थे? व्यक्ति साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे। तो ये कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखों को ही क्या है, दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसको समझ नहीं है सरकार चुनने की, क्योंकि प्रतिनिधि चुनना सरकार चुननी है। ठीक है, तो क्या बात सही थी? तो आपके मन में भी कुछ न कुछ प्रश्न आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़े लिखों को वोट डालने का अधिकार था। तो भारत ने सभी को क्यों दिया? क्योंकि भारत को पता था कि जिस टाइम भारत आजाद हुए ना, तो उस टाइम कितने लोग पढ़े लिखे थे? 14% लोग पढ़े लिखे थे। यदि सिर्फ पढ़े लिखों को वोट डालने का अधिकार मिलता ना, तो ये 14% लोग ही पूरे क्या है, भारत की सरकार बना लेते। ये आपस में क्या कर लेते? मेजोरिटी कर लेते भी। ठीक है, और सिर्फ यही सरकार बना सकते थे। और जो आपके कितने बच गए? आपके 86%। उन लोगों का क्या कुछ रोल भी नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसे नियम बना सकते थे कि हम ही पढ़ेंगे, बाकी लोग पढ़ेंगे ही नहीं। इन्होंने सरकार बना ली, सरकार बना के ये नियम बना देंगे कि हम ही पढ़ेंगे, बाकी लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमेशा के लिए सरकार इनकी रह जाती। इसलिए सार्वभौमिक मताधिकार का को अधिकार दिया गया भी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि आज 14% है, कल आने वाले समय में आज भारत की जो साक्षरता लगभग 75% है, 75% पे पहुंच गई है। ठीक है, आने वाले कुछ समय में 10 या 15 सालों में 100% भारत साक्षर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार क्यों दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार के महत्वपूर्ण होने के कई कारण, इनमें से कुछ को नीचे दिए गए मानचित्रकार में दर्शाया गया है। तो ये देखिए भी, सार्वभौमिक मताधिकार क्यों है? नागरिक सहभागिता में वृद्धि। ठीक है, नागरिक सहभागिता में वृद्धि मतलब कि सभी जो नागरिक है वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में भाग लेते हैं। ये मान के चलिए, उनको जो व्यक्ति बढ़िया लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, तो उसको वो वोट डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समान है, मतलब वोट का चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, वो क्या सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विचार मतलब सभी लोगों का मत का प्रयोग होता है। ठीक है,
तो ये नहीं कि आपके 2-4 व्यक्ति से पूछ लिया कौन प्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों को अपने विचार प्रकट कैसे करेंगे? अपना वोट डाल के, ठीक है? अपना वोट डाल के वो अपना विचार प्रकट करेंगे, ये नहीं कि उनको क्या करना है कि भाषण देना कहीं पे, वो बस उम्मीदवारों को देखेंगे, किसे हमें चुनना है, अगर उन्हें अच्छा लगा कोई कैंडिडेट उम्मीदवार तो उसको वोट डाल देंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है भी, तो इसमें कहा चुनाव में लोग इन्हें हरा भी सकते हैं भी। जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुन लिया जाता जो बन गया ना, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बन गया, तो वो क्या होगा, उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा, मतलब उन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जिन्होंने, जैसे आपके गांव का सरपंच चुना है, तो आपके गांव के सरपंच को आपके लिए काम करना पड़ेगा। काम पर्सनल काम नहीं, आपके जो जनमानस के काम है, सामुदायिक भलाई के काम है, वो आपको सरपंच को करने पड़ेंगे, नहीं तो जब अगला चुनाव होगा तो वो जनता उसको हरा देगी, अगली बार वोट नहीं देगी। तो इसको हम बोलते हैं चुनाव में लोग उत्तरदायी होते हैं। सर्वाधिक मताधिकार क्यों भी, अपना भविष्य निर्धारित करने की शक्ति, क्योंकि आप अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं कि आपके ऊपर राज कौन करेगा, आपका शासन कौन करेगा। आप किसी और के लिए सरकार नहीं चुन रहे, आप खुद के लिए, ठीक है? जैसे आपने मॉनिटर चुना ना, मॉनिटर किसके लिए चुना था आपने? आपकी क्लास के लिए। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा शरारती बच्चा मॉनिटर बन जाए जो आपको पीटे, आपकी बेवजह शिकायत करे, आपकी क्लास की बात को न उठाए? तो ठीक वैसे ही क्या है, आपका प्रतिनिधि चुनते हैं तो आप खुद के भविष्य का निर्धारण करते हैं। चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो आप बताइए भी। बाधाएं पार करना, भागीदारी में सक्षम बनाना, सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये बोल दिया संविधान में कि जो भी आप 18 वर्ष से ऊपर है, आप पंजीकरण करवाइए, अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए, आप वोट डाल सकते हैं और सभी लोग वोट डालने लगेंगे। तो उसमें भी क्या कुछ बाधाएं होती हैं, और वो बाधाएं हम जानेंगे कि आपकी जो भागीदारी है, सार्वभौमिक मताधिकार में क्या क्या आपकी रुकावटें आती है, क्या क्या बाधाएं आती है, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। बाधाएं पार करना, भागीदारी में सक्षम बनाना, सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करना, कि कहीं पर ये अधिकारों में कुछ कमी तो नहीं रहेगी, किस प्रकार से लोग फिर भी भेदभाव कर देते हैं, वो हम इस अगले पार्ट में हम जानेंगे। इस पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से आप पॉलिटिकल को समझिए, एक एक चीज क्लियर करते हुए। कोई चीज आपको न समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।